मैंने 2 पिक्चर्स लगाई हैं। ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ओबेसिटी को शो करने के लिए लगाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 पिक्चर्स लगाई हैं। एक मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स लगाई हैं और इसमें एक टोमेटो भी है, एक खीरा है, एक सैलेड लीव्स हैं और एक दूसरा एक कलर्ड लीफ है। ये लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई। और दूसरी तरफ मैंने KFC वाला बाबा लगाया हुआ है, ठीक है, कंचके फ्राइड फूड वाला जो है। तो ये आप लोगों के इलाके में मौजूद है, हमारे पेशावर में भी है। तो हम लोग अपने बच्चों को बड़ी खुशी से KFC खिलाने के लिए लेकर जाते हैं। तो इधर लिखा हुआ है स्टॉप चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो ये एक इन लोगों का एक मुहिम है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को उस दिन भी एक लास्ट स्लाइड बताई थी। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा डिलेमा जो है वो हमारे मीडिया ने डाला हुआ है। वो मीडिया ने इस तरह से डाला हुआ है कि हमारे माल न्यूट्रिशन के पीछे, माल न्यूट्रिशन में हमारी अंडर न्यूट्रिशन भी है और ओवर न्यूट्रिशन भी है, ओबेसिटी भी है और कमज़ोर होना भी है। ये दोनों के दोनों ताल्लुक रखते हैं हमारे मीडिया से। हमारा मीडिया जो है तो वो चीज़ों को इतना एग्जेजरेट करके, इतना फैसिनेट करके आप लोगों के आगे पेश करता है कि आप लोग उसी फूड को रियल फूड समझने लग पड़ते हैं और घर में पके हुए सालन को आप खाना समझते ही नहीं। सो इससे क्या होता है, इससे अर्ली चाइल्डहुड ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है। बाद वाली ओबेसिटी तो एक नोन है, लेकिन हमारे बच्चे ही ओबीज होने शुरू हो जाते हैं। तो बचपन से ही अगर ओबेसिटी आ जाए तो फिर बहुत खतरनाक हो जाता है। उसमें जो डेथ रोल है वो उसमें काफ़ी इंक्रीज होती है और इसके साथ जो एसोसिएटेड डिजीजेस हैं वो जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओबेसिटी के बारे में मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में एक खाका बने। लेकिन याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ ये एक एस्पेक्ट है, ओनली वन एस्पेक्ट, एंड दैट एस्पेक्ट इज कि हम लोग जो खुराक खाते हैं, एनर्जी इन और एक होती है एनर्जी आउट। आप इसको एक तराजू समझें, हमने कितनी एनर्जी ली और फिर हम लोग उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे बर्न आउट कर रहे हैं। अगर इस तराजू में कोई गड़बड़ आएगी तो हमारे पास माल न्यूट्रिशन हो जाएगी। जैसे कि एनर्जी इन, हम लोगों ने जो एनर्जी ली अगर वो कम है और काम ज्यादा है तब भी खराबी। अगर जो हम लोगों ने एनर्जी ली और हमारा वर्कआउट कम है तो वो एनर्जी अंदर ही रह जाएगी, स्टोर हो जाएगी, वो ओबेसिटी काज कर लेगी। अगर ये तराजू इस तरह से है कि जो एनर्जी इन है वही एनर्जी आउट भी है तो इट मीन्स कि इट्स ए बैलेंस, आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं। तो आपने हमेशा अपनी जिंदगी को नापना है अपनी एनर्जी टेक इन और टेक आउट से, ठीक है। अगर आपका एनर्जी टेक इन और टेक आउट में कहीं डिफरेंस आ रहा है सो आप बीमारियों की तरफ जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो आज की खतरनाक बीमारी है वो ओबेसिटी। समझ आई बात की? सो अब देखें ये एनोटेशन शुरू हो गई है। हाँ भाई करो, शाबाश। कौन कर रहा था? टाइम जाया कर रहे हैं, अच्छा। तो ये एक एस्पेक्ट है। मैं भी अगली स्लाइड पे नहीं जा रहा, मैं भी आप लोगों को पहली स्लाइड में ही रोक रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं ज्यादातर चीजें पहली स्लाइड में बताऊँ। ये एक एस्पेक्ट है, ये वो एस्पेक्ट है जो कि तालीम याफ्ता दिमाग के लिए। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को मोटापे की तरफ लेकर जा रही होती है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि वो मोटापा है। जैसे कि आप लोगों की लेजीनेस, एक आप लोगों का जो वो है
रहने सहने का जो तरीका है वो आप लोगों को खराब कर रहा है। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा बैठ के गेमिंग करना, बैठे हुए वीडियोस देखते रहना, बैठ के फेसबुक इस्तेमाल करना, और उधर ही बैठ के खा लिया और उधर ही बैठ के कर लिया सब कुछ। ये एक हमारा जो एक बिहेवियर है, हमारा जो रहन सहन का तरीका है, ये हमें ओबेसिटी की तरफ बहुत ज्यादा लेकर जाता है। अगर आपके आपके लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो लाइफस्टाइल के अंदर अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है ना, तो आपने एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी करनी है। जैसे कि आपने रनिंग करनी है, जैसे कि आपने एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि आपने बर्न आउट करना है एनर्जी का। ठीक है, मार्कर सही है। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो प्रॉब्लम है, ये आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएगा। दूसरा चीज, ओवर ईटिंग जो आप लोग कर रहे हैं। ओवर ईटिंग ऐसे है कि बास टाइम पे हमें ये समझ आती है, हमें बास टाइम इस तरह से लग रहा होता है कि हम लोग बिल्कुल नॉर्मल खुराक कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली ये नहीं पता होता कि ये कितना हमें चाहिए था और हम खा कितना रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड्स में बताया था कि बहुत सारे लोग पिज्जा को पिज्जा समझते हैं, लेकिन वो अगर किसी नई दुकान के ऊपर जाते हैं तो वो इतना बड़ा पिज्जा कर देता है, ठीक है ना, इंचेस में बड़ा कर देता है। तो बंदा तो यही समझ रहा होता है कि मैं पिज्जा खा रहा हूँ, मगर असल में वो ज्यादा खा रहा होता है अपनी अपनी उससे, ठीक है ना। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी खानी है। नंबर थर्ड, हमारा सोशल बिहेवियर जो है तो हमें खराब कर सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। अगर आप लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं रख रहे, यानी आप घर तक महदूद हैं, लोगों के साथ आपका सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ गई है। लोगों ने कोविड के दौरान बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था, देखा है ना। तो डिप्रेशन हो गया, ये वो चीजें हैं जो कि आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जाती हैं। नंबर थर्ड, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जाती है, जिसके अंदर डायबिटीज मिलाइटिस सबसे नंबर 1 है। अभी हम लोग देखेंगे। नंबर थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बाद मैं अपना लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, एंड दैट इज योर इनहेरिटेंस। अगर आपके माँ या बाप में से कोई बंदा मोटा है तो 50% चांसेस हैं कि आपने जरूर मोटा होना है। तो इनहेरिटेंस जो है, तो ये सबसे ज्यादा अहम चीज है ओबेसिटी में। कोई बंदे के अगर पेरेंट्स मोटे हैं, ओबीज हैं, तो उसने कंफर्म मोटा होना है, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। हाँ, वो अपनी रूटीन को सही करते हुए, वो अपने इस लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए, अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो देते हुए, वो अपनी जिंदगी को सेहतमंद तो गुजार सकता है, मगर ओबेसिटी से नहीं निकाल सकता। लेट्स स्टार्ट विद ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या चीज है? The accumulation of excess body fats. Obesity is the physical state in which the amount of stored fat is excessive. It results when energy intake exceeds energy expenditure. बात वही है जो मैंने आप लोगों को समझाई है। Anyone who is more than 20% above the standard weight of the people of same age, sex and race is generally considered to be overweight. ठीक है? It is still not clear whether obesity is a disease or symptom, which manifests a group of diseases like gout, diabetes mellitus, hypertension, and endocrine disorder. ये बीमारियां सारी की सारी ओबेसिटी के साथ लिंक हैं। गाउट, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ये ओबेसिटी का एक जर्नल ओवरव्यू है। आगे देखें कि क्या कहता है। आगे है, मैं इसको पहले बताता हूं, असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी कैसे होगी। आप लोग किसी बंदे को असेस कैसे करेंगे? सो बीएमआई इज द परफेक्ट टूल। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ये एक परफेक्ट टूल है कि आप किसी बंदे को देख के बता सकते हैं कि ये बंदा ओबीस है या नहीं है। सो कैसे? अमाउंट ऑफ फैट इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, सो इनडायरेक्ट मेजर इज द बॉडी बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ओके। सो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बेसिकली BMI gives relative weight adjusted for the height is calculated both from men and women. क्या है BMI?
बीएमआई कैलकुलेट करना बहुत आसान है, आप किसी भी बंदे का बीएमआई खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ? वो ऐसे कि वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर देखकर उसका स्क्वायर ले लें, और वेट इन केजी, यानी आप इधर आए जरा सा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बंदा है और इसकी हाइट जो है, कितने मीटर है आपकी हाइट? वो तो आप मुझे बताएंगे ना, 7 फुट और कुछ इंचेस बताएंगे, उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? 7 इंच, हाँ 6 फुट और 7 इंचेस है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इधर मीटर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है? और वेट इन केजी आपका क्या है? 70 केजी है, तो ऊपर लिखेंगे 70 डिवाइडेड बाय, जाए ऊपर लिखेंगे 70 और नीचे लिखेंगे डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जांपल ये 4 मीटर है तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा ना, वो आंसर अगर 19.5 to 24.9 के दरमियान में है तो ही इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी। अगर इसका रिजल्ट जो है वो 25 to 29.9 तक आता है तो यह है ओवरवेट, और अगर इसका आंसर अबव 30 आता है तो ये ओबीस है। समझ आइए? तो ये बहुत आसान फार्मूला है जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं टू मेजर ओबेसिटी। आर यू आर ओके आर नॉट? ठीक है। ओवरवेट का ये है कि यू आर गोइंग टुवर्ड ओबेसिटी, दैट इज अ डिजीज, अ डिसऑर्डर, बीमारी। ओवरवेट एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आपका वेट ओवर है, इसको आप अब नॉर्मल की तरफ भी लेकर जा सकते हैं और ओबेसिटी की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। एंड इफ यू आर ओबीज इट मींस कि आप बीमारी में दाखिल हो चुके हैं। नाउ यू आर मोर प्रोन टुवर्ड गाउट, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। जी, बड़ा आसान फार्मूला है मेरे भाई। आपका वेट कितना है केजी में, और आपका कद कितना है मीटर में, उसका स्क्वायर। जो इसका आंसर आएगा उसको इधर टैली कर लो बस। रिकॉर्डिंग में आ गया? यस सर। ये इसका नाम मेरे पास अभी तक तो नहीं आया हुआ, जिसमें येलो। अच्छा, शेख जलालुद्दीन अकबर यूसुफजई कुंडी, राजा शाह वलीउल्लाह, इकबाल ठाकुर। बचे आप तो गए। एक सेकेंड यार, ये बंदा खुद को बहुत होशियार समझता है ना, ये इधर है क्यों नहीं? लीव कर देता है ना, फिर आता कैसे है ये? फिर दूसरे नाम से आता है। इस उम्र में भी आके अगर कोई बंदा जहालत कर रहा हो ना क्लास में, उसकी अकल पे पत्थर, ठीक है भाई। जो बंदा पढ़ना चाहता है उसे तो पढ़ने दो ना। रेहान खान नेम था, रिकॉर्डिंग में है। अच्छा, रेहान खान, रेहान खान कौन है? रेहान खान कौन है जी? करक वाले बताएं जी, रेहान खान कौन था? करक वालों में कोई आए, रेहान खान कौन है? मेरे पास इधर रेहान खान कौन है? इधर भी मेरे पास भी कोई नहीं है। चले यार, करने दो इस लड़के को। चलो यार, आप लगे रहो, हम भी लगे रहते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है। इसकी अभी समझ आ गई असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी की। असेस कर सकते हैं, अगर अब आप लोगों के सामने कोई बंदा आए और वो कहे जी मैं तो मोटा नहीं हूं, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप मोटे हैं या नहीं। बस आप उसकी बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। मगर बीएमआई जस्ट एक रफ कैलकुलेशन है, ये इतनी ऑथेंटिक कैलकुलेशन नहीं है। दुनिया में राइज है, हर जगह पे, दुनिया के हर कोने में बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। मगर बीएमआई के साथ साथ एक और चीज भी देखी जाती है, ये फैट डिपॉजिट्स के ये जो फैट है, ये इसको मेजर किया जाता है वर्नियर कैलिपर। अगर ये एक गेज से ज्यादा हो,
ये जो वेस्ट लाइन है आपकी, वेस्ट लाइन के ऊपर देखा जाता है। अगर ये आपके हाथ में आ रहा है, इसकी अपनी मेजरमेंट है, तो भी आप ओबीस हैं। जो जो आप लोगों की वेस्ट है, वेस्ट मैं इन बच्चों को बता रहा था, ये वेस्ट है। अगर आपकी वेस्ट इस तरह से पकड़ने में आपके हाथ में आ रही है और इसके गेज को देखा जाता है, नापा जाता है, ये जो फैट है आपकी वेस्ट लाइन के ऊपर, ये भी ओबेसिटी की कैलकुलेशन में आता है। ठीक है, तो बाद में घर जाके अभी अब जो बंदा अकेला बैठा हुआ है वो पकड़ के देख ले कि ओबेसिटी में है या नहीं। ठीक है, सो वेस्ट लाइन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ये ना हो कि आप लोग बीएमआई कैलकुलेट कर रहे हो और वो बंदा नॉर्मल में आ रहा हो लेकिन उसकी शेप इस तरह से हो, है? तो भी नहीं होगा। वेस्ट लाइन देखनी है, वेस्ट जिसकी चौड़ी है, इट मींस के ये फैट्स जो डिपॉजिट होते हैं ये हमारी वेस्ट में इधर पेट के ऊपर ही हो रहे होते हैं। अच्छा, आगे चल के आप लोगों को समझ आ जाएगी। पीछे मैं जाता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ दी ओबेसिटी। टाइटल इसका इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इम्पोर्टेंस इसका नहीं होना चाहिए था। obese person are more prone towards the certain disease that are CVS disorder, cardiovascular disorders like hypertension, atherosclerosis, angina, varicose veins. Varicose veins जो होती हैं, varicose veins जो होती हैं ये अब मैं किस तरह से आप लोगों को बताऊं। ये देखें, ये जो है, ठीक है, यहाँ से देखा जाता है, यहाँ पे वेन्स जो है तो वो विजिबल हो जाती है और वो खुली भी होती है, हाथ लगाने से नजर आती है यहाँ पे, इस रीजन, इस इधर। ठीक है, इधर जो आपको वेन्स नजर आएंगी ये वेरिकोज वेन्स कहलाती है। ठीक है, ये साइज में फूल जाती हैं। इसका फिर एक ही तरीका होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसको कट लगा के इसमें से एक्स्ट्रा ब्लड निकाल दिया जाता है, इसको वेरिकोज वेन कहा जाता है। इसकी आप पैथोलॉजी देख सकते हैं, दैट्स नॉट माय कंसर्न, बट मैं आपको जस्ट एक हिंट दे दिया है। लिवर डिजीजेस उस बंदे को होगा, फैटी लिवर तो लाजमी है, फैटी लिवर के ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है, यानी जिगर के ऊपर चर्बी होना। ठीक है, सुना हुआ है ना? तो कोलसिस्टाइटिस और कोलिथियासिस जो है, यानी ये वो बीमारियां हैं जो कि गॉल ब्लैडर के साथ जुड़ी हुई हैं। कोलिथियासिस मीन के जिनके गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी होगी, और जाहिद खान भी है सच्चा। और कोलसिस्टाइटिस जो है तो वो भी सिस्ट की फॉर्मेशन उसके अंदर बनना, ये भी गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। मैंने आगे एक वर्ड लिखा हुआ है एंड दैट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, दैट इज 5F। 5F आएंगे। जिस औरत को ये बीमारी होगी उसकी फेयर स्किन होगी, फेयर खूबसूरत लेडी, फैट फीमेल, फर्टाइल एंड 40, ये उसकी 5F है। इस औरत को पहचानने के लिए ज्यादातर ओबेसिटी और लिवर डिजीजेस में औरतें नंबर 1 है दुनिया में। औरतों और मर्दों के कंपैरिजन में ओबेसिटी औरतों में ज्यादा है, तो उसके 5F देखे जाते हैं। उसकी स्किन बड़ी फेयर होती है, फेयर स्किन। हाँ, ये एक कौम है अंग्रेजों में, इन्होंने क्यों ये रखा हुआ है कि वो कॉकेशियंस नाम की एक कौम है, आई थिंक इटली और फ्रांस के दरमियान में कहीं है। उनके मुंह के ऊपर छाइयां होती हैं, सारी कौम के मुंह के ऊपर छाइयां होती हैं, छोटे छोटे दाग होते हैं। लेकिन ये जो औरतें होती है ना, इनकी स्किन बड़ी फेयर है, तो ये डॉक्टर इन्हें देख कर ही पहचान जाता है कि इधर आ जाओ, तुम तो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो। इसकी पहली पहचान ये फेयर स्किन, दूसरी ये फैट होगी, तीसरा ये फीमेल होगी, चौथा ये फर्टाइल होगी, बच्चे इसके होंगे, 2 या 3 बच्चे भी इसके होंगे, और 40 एज में आएंगे, 40s में। तो ये कोलिथियासिस भी से हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है, इसका फैटी लिवर भी होगा और ये ओबेसिटी भी होगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में गाउट आएगा और डायबिटीज मेलाइटिस 2। डायबिटीज मेलाइटिस जो है इसकी कुछ किस्में हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसी औरतों में बहुत ज्यादा होते हैं जिनमें एमिनोरिया है और ओलिगोमेनोरिया है या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है। ठीक है, या तो नहीं होगा, या ओलिगोमीन बहुत ज्यादा होगा, या फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होगा। ठीक है, एंडोमेट्रियम का कार्सिनोमा।
असेसमेंट हमने देख ली। टाइप्स ऑफ ओबेसिटी के अंदर एक्सोजिनस है, एंडोजिनस है। एक्सोजिनस बाहर से, एंडोजिनस अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, ठीक है ना, बाहर से खाने वाली चीज यानी फिजिकल एक्टिविटी, खुराक, इसको एक्सोजिनस ओबेसिटी कहते हैं। मैं एक्सोजिनस ओबीज हूँ, मैं एंडोजिनस ओबीज नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खानदान में मोटापा ही नहीं है। मेरे भाई 6 पैक्स हैं और मैं फैटी हूँ। क्यों? मेरा लाइफस्टाइल चेंज है उनसे। मेरा लाइफस्टाइल ये है कि मैं लैपटॉप के ऊपर बैठा रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं ज्यादा एक्टिविटी नहीं करता। लेकिन मेरे सारे भाई जो हैं तो वो नेचुरली 6 पैक्स उनके बने हुए हैं। सो इट मींस आई एम एक्सोजिनस ओबीज, आई एम नॉट एंडोजिनस ओबीज। मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है, मैंने खुद खा खा के खुद को मोटा किया है। मैं एक्स्ट्रा खुराक खाने वाला बंदा। Overfeeding or overeating with less physical activity. Many people overeat than calorie requirement than exogenous. Endogenous, there may be one or more endogenous factor like endocrinal, metabolic, hypothalamic, ठीक है। ये इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर, तो एंडो में बहुत सारे आ सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है। पैथोलॉजिकल टाइप्स ऑफ ओबेसिटी में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देख लें। हाइपरप्लास्टिक, हाइपरट्रॉपिक, इनमें फर्क पता है आप लोगों को? हाइपरप्लीजिया पता है? एट्रॉफी पता है? हाँ, नहीं, हाइपरप्लीजिया किसे कहते हैं? इंक्रीज इन नंबर। तो एडिपोज टिश्यू में सेल का नंबर इंक्रीज हो तो हाइपरप्लास्टिक होता है। अगर सेल का साइज बड़ा हो जाए तो हाइपरट्रॉपिक हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी सिंपल बात है। अगर ओबीज पेशेंट के अंदर नंबर ऑफ एडिपोज टिश्यू सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हाइपरप्लास्टिक है। हाइपरप्लास्टिक इज लाइफ लॉन्ग, characterized by the increase in number of the adipose and increase in the size of the adipose cell. Fats distribution is peripheral and central, but when individual is exposed to the weight reduction, adipose cell shrinks and in size, but the increase in number of the cell persistently remain the same. सेल को तो नहीं निकाल सकते ना, जो बन गया माइटोसिस से वो तो बन गया। हाइपरट्रॉपिक क्या चीज है? एडल्ट ऑनसेट है ये। Seen in adult after 20 years, it is characterized by hypertrophy of the cells of the adipose, increase in the size of the cells without increase in the number of the cells. अब ये इस लड़के ने आप लोगों के साथ ज्यादती की इधर लगा के, लेकिन मुझे पता है कि ये नंबर ऑफ द सेल है। Increase in the cell only, the size, अच्छा, ट्रॉफी है, साइज में फर्क आएगा, नंबर में नहीं। लॉन्ग टर्म वेट रिडक्शन रिस्पॉन्स इज फेयरली गुड। अगर आप इसको हाइपरट्रॉफी को खत्म करना चाहते हैं तो फास्टिंग में जाएं, स्टारवेशन नहीं, फास्टिंग में जाएं और कम खाएं और ज्यादा एक्सरसाइज करें, तो वो जो उसके अंदर सेल का जो साइज बढ़ा हुआ है ना, और उसके अंदर जो फैट डिपॉजिट है वो रिड्यूस हो जाएगा और बंदा कमजोर हो जाएगा। लेकिन जो ही आपने दोबारा उस एक्टिविटी की तरफ वापस आ गए अपनी पुरानी, तो वो दोबारा से डिपॉजिट हो, ठीक है। ये गुब्बारा है। अच्छा, बड़े मजे की टर्मिनोलॉजी है। मुझे आज पता लगा कि एंड्रॉइड का लफ्ज कहां से निकला है। एंड्रॉइड फोन जो आप लोगों के हाथों में है ना, इट इज द एप्पल शेप अपर ओबेसिटी, अपर बॉडी ओबेसिटी। वो जो मैंने एप्पल शेप बंदा नहीं बताया था आप लोगों को, याद आ रहा है? उसको एंड्रॉइड बोलते हैं असल में, समझ आई है? वो मोटा आदमी जो कि एप्पल शेप मोटा हो। एक्सेस ऑफ फैट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल एब्डोमेन वेस्ट टू हिप रेशो। आप लोगों ने देखा होगा ना, वो एप्पल की तरह जो मोटे होते हैं, इस तरह मोटे, वो एंड्रॉइड उनको बोलते हैं। ही इज एंड्रॉइड ओबीज। गायनाइड ओबीज किसे कहते हैं? गायनाइड ओबीज होता है पियर शेप, वो जो इस तरह की शेप में होती है, जिनको ऊपर से लीन और नीचे से इस तरह मोटे और फिर टांगे कमजोर हो जाती है, जिनका नीचे टायर छोटे होते हैं और टैंक के ऊपर बड़ी लगी होती है, ठीक है। तो ये एक्सेस ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लोअर एक्सट्रीमिटी स्पेस टू हिप रेशो, इनकी ये होती है, ठीक है। तो वेस्ट मोर देन 40 मेल एट रिस्क, 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अच्छा, वेस्ट मेल में, और वेस्ट मोर देन 35 इन फीमेल इज रिस्क। वेस्ट आपकी कितनी है भाई? 33? नहीं कम है, 33 तो मेरी है, 28 है, ठीक है। तो अपनी अपनी वेस्ट चेक करते रहा करें। अगर इफ यू आर इंक्रीजिंग योर वेस्ट, इट मींस यू आर इन ट्रबल, ओके। वेस्ट देखते रहा करें, अच्छा, अपना।
ओके, आगे जाएं। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक, हाइपोथैलेमिक इंजरीज, हाइपोथैलेमस की इंजरीज में भी होता है, ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, मैंने बता दिया आपको। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एज, सेक्स, सेक्स में मैंने बताया वुमेन ज्यादा है, मर्द कम है, एज भी फैक्टर है, लेकिन एज में दो किस्म की बातें हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी भी है और एडल्टहुड ओबेसिटी भी है, ये दोनों बातें याद रखनी है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही है। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या होती हैं, ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ। चेंजेस इन फैट मेटाबॉलिज्म, यानी क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन एडिपोज टिश्यूज कॉज इंक्रीज हार्मोनल सेंसिटिव लाइपेज which causes increased fatty acid, increased triglyceride, increased cholesterol in plasma। ये MCQ में आ सकता है। फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर ओबेसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो ये मैंने एरोज लगा दिए, आपको आसान कर दिया है। सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या होगा, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, ऐसा TAG, आप लोगों को मालूम है कि क्या है, इंक्रीज ट्राई एसाइल ग्लिसराइड लेवल ड्यू टू हाइपर इंसुलिनिज्म इन ओबीस पेशेंट। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होगा, ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ड्यू टू दी हाई कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन इन ओबेसिटी रिजल्ट। mobilization of fatty acid, free fatty acid, increase insulin resistance in adipose tissues cause high level of hormonal sensitivity lipase, which result in the increased free fatty acid level, increased TAG level, increased cholesterol level। तो हम लोग ज्यादातर मोटे लोगों का लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल में ट्राइएसाइल ग्लिसराइड कराते हैं हम लोग, फ्री फैटी एसिड कराते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रॉल टोटल करवाते हैं, और इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है HDL एंड LDL और VLDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। चेंजेस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो भी आप लोग नीचे देख लें। तो आके हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीज मैं आप लोगों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। काजेज ऑफ ओबेसिटी, इसको छोड़ दें फिलहाल, इसको छोड़ दें। ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कुछ चीजें मैंने बताई हुई हैं। एक SSRI बोलते हैं, साइकोटिक ड्रग है, जिसको फ्लॉक्सिटिन बोला जाता है। फ्लॉक्सिटिन इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये भी एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ज्यादातर ओबीस पेशेंट को दिया जाता है। ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इसका ताल्लुक सेरोटोनिन लेवल की रीअपटेक को इनहिबिट करना है। इसकी वजह से मरीज ज्यादा खाने की तरफ नहीं जाता, उसको फूड क्रेविंग नहीं होती, वो ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश नहीं करता। फिर मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन शुगर के मरीज को भी दिया जाता है कि डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड जो कि मोटापा होता है वो मेटफॉर्मिन से भी कम होता है। तो मेटफॉर्मिन एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली पाकिस्तान में दवा है। मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से आती है, आपको देखा होगा कोई भी आपके घर में अगर कोई पेशेंट हो, आपके वालिदैन में से अगर शुगर का कोई खुदा न खास्ता कोई पेशेंट हो, तो आप उनकी मेडिसिन में देखें तो मेटफॉर्मिन होगा। और ऑर्लिस्टैट नाम का है, लाइपेज इनहिबिटर है, यानी लाइपेज इनहिबिटर ऐसी चीज है कि जब अगर लाइपेज ही नहीं होगा तो लिपिड डाइजेस्ट ही नहीं होगा, लिपिड डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो लिपिड बाहर निकल जाएगा। L-arginine एक एमाइनो एसिड है, L-arginine, ये भी इफेक्टिव है वेट लॉस में। तो ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स है इसकी। लेप्टिन नाम का एक कंपाउंड याद रखें कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, लेप्टिन इसे बोलते हैं। लेप्टिन इज प्रोड्यूस्ड प्रोपोर्शनल टू एडिपोज मास in adipocyte, which inform the brain to regulate the amount of fat through appetite control by decreasing appetite। लेप्टिन का जो फंक्शन है वो हमारी एपिटाइट को कंट्रोल करना है। अगर हम, अब मैं बता रहा हूँ, बाय इंक्रीजिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, और एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज कर देता है। लेप्टिन सिक्रीशन इज सप्रेस्ड बाय डिप्लीशन ऑफ फैट स्टोर ड्यूरिंग स्टार्वेशन एंड लेप्टिन सिक्रीशन इनहैंस्ड ड्यूरिंग वेल फेड स्टेट, यानी जब आप वेल फेड स्टेट में होते हैं तो लेप्टिन इंक्रीज हो जाता है कि मजीद नहीं खाना, और अगर हम लोग स्टार्वेशन में होते हैं तो लेप्टिन जो है तो वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कि हमें ज्यादा से ज्यादा खाने की। तो लेप्टिन एक रेगुलेटर है हमारी बॉडी के अंदर, ये ब्रेन को जाके स्टिमुलेट करता है, ठीक है। लेप्टिन का बहुत बड़ा रोल है, लेप्टिन के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेस हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में गैस्ट्रोप्लास्टी, रिड्यूस द साइज ऑफ स्टमक, कहते हैं यार तुम्हारा मैदा बहुत बड़ा है, इसको जरा कम कर दो। तो सर्जिकल प्रोसीजर में जिनके मैदे बड़े होते हैं उनको गैस्ट्रोप्लास्टी की जाती है ताकि उसका पेट जल्दी भर जाए और वो ज्यादा खुराक न खाए।
लोग कहते हैं ना, हमारे दोस्तों में अक्सर एक बात है, वो कहते हैं कि यार मैंने अभी 2 जगह छोड़ी हुई हैं, पहले मैं ये खाऊंगा, फिर मैं उधर जाके खाऊंगा, फिर मैं घर भी जाके खाऊंगा। तो वो फिर जल्दी मर भी जाते होते हैं, ठीक है। वो फिर जब उम्र के किसी हिस्से पे पहुंचते हैं तो उन्हें कभी किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज शुरू हो जाती है, किसी को डायबिटीज मिलाइटिस हो जाता है, किसी को हाइपरटेंशन हो जाती है। एंटी ओबेसिटी हार्मोनल थेरेपी जो है, तो इसमें एक हार्मोन है जिसको कि ग्रेलिन बोलते हैं, ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन है, दैट रेगुलेट द एनर्जी बैलेंस एंड रिड्यूस द अबाउट 20 to 30% वेट। आप माइसिस में हुआ है, ह्यूमन ट्रायल अभी चलने बाकी है, इसके ऊपर मैंने, मुझे कहीं से मिला तो मैंने लिखा, अभी इसके ऊपर मैंने देखना है कि ये कैसे, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, मगर आपकी नॉलेज के लिए मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। एक एक तस्वीर मैंने लगाई हुई है, ये देखें, लिपोसक्शन, जो मैंने आपको एक ट्रीटमेंट ऊपर बताई है, लिपोसक्शन बताई है मैंने आपको सर्जिकल प्रोसीजर में, नहीं बताई लिपोसक्शन, हाँ मैंने भूल गया। लिपोसक्शन जो है तो अदनान समी खान ने कराई थी, अदनान समी खान को तो सारे जानते हैं। ये फैट्स को रिमूव करना बॉडी के अंदर से, सक करना, तो जहां जहां बॉडी में फैट ज्यादा है ना, उनको स्किन के नीचे से निकालने को लिपोसक्शन कहते हैं, और फिर चमड़े को उसके ऊपर टाइट कर दिया जाता है। तो ये जितना मोटा था फिर बाद में इस तरह से हो गया, शायद आप इसको जानते हैं या नहीं जानते। तो ये एक बहुत बड़ा सिंगर है पाकिस्तान का, जो कि बाद में इंडिया जाके गद्दार बन गया। तो अब ये इस तरह से कमजोर है, तो ओबीज पेशेंट्स के इलाज हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ह्यूमन सोप क्या चीज है, जो चर्बी इंसान के जिस्म से निकलती है, डॉक्टर उस चर्बी का सोप भी बना लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपकी अपने निकाले हुए फैट्स का सोप है, क्योंकि सोप की जो बेसिक कंपोजिशन होती है वो फैट्स ही होती है। तो बाज लोग क्या करते हैं कि वो अपनी चर्बी निकलवा के खाते नहीं है, वो उसका सोप बना लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोपीस, अपने पास रखने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओबेसिटी। होप कि आप लोगों ने इसमें कुछ सीखा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें। मेरे पास ओबेसिटी के कुछ लिटरेचर मौजूद है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कोई पढ़ना चाहे अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकता है, ठीक है। ओके,